brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। अंशुमन जी, पड़ोसी देश के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर हमारी चर्चा। दर्पण इस शो में आप सबका स्वागत है। हम अफगानिस्तान को लेकर चर्चा करेंगे, जो हमारे जिसके दृश्य, जिसके चित्र, जिसके सवाल हमारे दिमाग में तैर रहे हैं। और अफगानिस्तान का संकट, वहाँ चुनी हुई सरकार का सत्ता छोड़कर भागना, तालिबान का कब्जा कर लेना, और वहां से जैसी इमेजेस या जैसी तस्वीरें चारों तरफ निकल रही हैं, उसके अपने स्ट्रेटेजिक, उसके अपने पॉलिटिकल, उसके अपने डिप्लोमेटिक महत्व भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसका अपना महत्व आर्थिक रूप से है। इकोनॉमिकली अफगानिस्तान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और भारत के अफगानिस्तान से आर्थिक रिश्तों पर इस घटनाक्रम का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। जी अंशुमन जी, जैसा आपने बताया, अफगानिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसकी 360 डिग्री कवरेज लंदन टॉप कर ही रहा है। इसी क्रम में आज के खर्चा पानी का फोकस, जैसा आपने बताया, इसी जियो पॉलिटिकल इवेंट पे रहेगा, और लेकिन आर्थिक पक्ष देखा जाएगा। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि भारत और अफगानिस्तान आर्थिक रूप से आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं या कैसे जुड़े हुए थे? दर्पण 2001 के बाद जब वहां तालिबान के शासन का पतन हुआ और अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने अपनी एक्टिविटी शुरू की, उसके बाद भारत सबसे महत्वपूर्ण देश था जिसने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में बड़ा निवेश किया। करीब करीब $3 बिलियन का निवेश है। देखने में नंबर बड़ा लगता है, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस निवेश का विस्तार है, और वो स्टेक्स हैं जो भारत ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में और अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में ली थी। भारत की सरकारें इससे पहले भी दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश करती रही हैं उनकी रीबिल्डिंग में, पर 2001 से लेकर पिछले 20 साल में अफगानिस्तान एक ऐसा पहला देश है जहां भारत का निवेश जमीन पर भी आया, उसके नतीजे भी दिखाई दिए, और चीजें भी वहां काफी हद तक बनी, जिसका असर भारत और अफगानिस्तान की जो नई सरकार आई थी, जो कि पोस्ट तालिबान सरकार थी, उसे भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर दिखाई भी दिया। और कुछ चीजें जो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भारत का स्टेक्स या भारत की भूमिका अफगानिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल में उन देशों से भी ज्यादा थी जिन देशों ने अफगानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट किया था, आर्मी सपोर्ट किया था तालिबान से लड़ने में। तो रणनीतिक तौर पर भारत ने अपने आप को अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उसके लोगों को जरूरी सेवाएं मुहैया कराने, और अफगानिस्तान को एक वार रेविज्ड, युद्ध की विभीषिका से प्रभावित देश से बाहर निकलने में मदद की थी। और वो प्रोजेक्ट्स काफी महत्वपूर्ण है। और आज जब तालिबान अफगानिस्तान पर लगभग कब्जा कर चुका है, काबुल पर कब्जा कर चुका है, तो ये जो $3 बिलियन का निवेश है और इससे बने हुए जो प्रोजेक्ट हैं, इनका भविष्य बिल्कुल अधर में है। भारत ने वहां सड़कें बनाई, परियोजनाएं ही नहीं बनाई, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइनें बनाई, वहां बिजली के सब स्टेशन बनाए, वहां स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाए। भारत का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हाल फिलहाल में किसी देश की रीबिल्डिंग में नहीं था। और कुछ बड़ी परियोजनाओं का जिक्र मैं यहाँ करूं। 2011 में भारत और अफगानिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट ने उन सारे समझौतों और उन सारे निवेशों की योजनाओं को एक नया आकार दिया। त्रासदी देखिए या असंगति देखिए दर्पण की, इसी मार्च में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे। इसी मार्च की बात है, जब मुझे याद है, जबकि हम कोविड के बिल्कुल बीच में थे, तब हनीफ अतमार जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भारत आए थे। और उस समय उन्होंने, तब किसी को नहीं पता था कि 3-4 महीने बाद काबुल में ये सब कुछ होने वाला है। अतमार ने भारत से ये कहा भी था कि अगर तालिबान सरकार में शामिल होता है, शांति की मुख्य धारा में लौटता है, जिसकी चर्चाएं पिछले 3-4 साल से अलग अलग स्तर पर चल रही थी, तो वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी, जो अब देश छोड़कर भाग गए हैं, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को प्रीपोन कर लेंगे, वो उसे जल्दी आयोजित करा लेंगे, लगभग 3 या 4 साल पहले करा लेंगे, उनका 5 साल का समय पूरा होने से पहले, जिससे कि अफगानिस्तान की राजनीति को स्थिरता मिल सके, और जो भी अफगानिस्तान की राजनीति में की मुख्य धारा में आने वाले लोग हैं उन्हें शामिल किया जा सके। और इसी बैठक में, इसी मुलाकात में, जो भारत के नेताओं के साथ मार्च में मुलाकात हुई थी हनीफ अतमार की, उस मुलाकात में भारत और अफगानिस्तान के आर्थिक रिश्तों को नए आयाम देने के लिए, उसमें नए पहलू जोड़ने पर चर्चा हुई थी। लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदली। जुलाई में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने विड्रॉल की घोषणा की, और
सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया को इस बात पर है दर्पण की जिस अफगानी फौज को 20 साल तक अमेरिका और नाटो के देशों ने तमाम हथियार साजो सामान देकर ट्रेंड किया था, 3 लाख फौजी हैं अफगानिस्तान के और बाकी और भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तालिबान के उनकी तुलना में तालिबानों की संख्या कम है, उनके सामने वो अफगान फौज खड़ी नहीं रह पाई और उसने एकदम सारा देश छोड़कर उनके हवाले कर दिया। ये बात पूरी दुनिया में किसी भी देश को समझ में नहीं आ रही। अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर भी है, एक बड़ा डिस्कनेक्ट भी है कि अफगानिस्तान की आर्मी की जो वास्तविक स्थिति थी वो समझ नहीं पाए। और हम भारत के आर्थिक संबंधों पर चले उससे पहले हम 8 जुलाई का वो जो बाइडेन का स्टेटमेंट यहां संदर्भ में लाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अफगानिस्तान की आर्मी को कैसे ट्रेंड किया गया है और ऐसा नहीं है कि तालिबानों के पास बहुत ज्यादा ताकत है और अफगानिस्तान पर वो कब्जा कर सकते हैं। 20 साल में हमने अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को इस बात के लिए प्रिपेयर किया, वेल इक्विप्ड आर्मी, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास सारी सुविधाएं, पर शायद जमीन पर परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। बहरहाल 2011 में भारत और अफगानिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, जिसमें अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे जाके वहां बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना, वहां के हेल्थ, वहां के एजुकेशन, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के कल्चर के इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए का कार्यक्रम तय हुआ था। अब नवंबर 2020 में जेनेवा में अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि करीब करीब 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट भारत के अफगानिस्तान में चल रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि भारत का किसी भी देश में इसमें इतना बड़ा निवेश या इतने सारे प्रोजेक्ट नहीं थे। और उनका कहना था कि अगर अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबानों को नहीं रोका या वो वापस लौटे तो इन सारे प्रोजेक्ट्स का भविष्य अधर में होगा। यानी भारत को नवंबर से इस बात की आशंका थी कि आने वाले समय में ये परिस्थितियां यहां बदल सकती हैं। प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अफगानिस्तान में के उस एरिया में जहां बाद में लड़ाई शुरू हुई, वहां भारत ने 42 मेगावाट का सलमा डैम बनाया जो हेरत प्रोविंस में है और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जिसने ये अफगानिस्तान में पनबिजली बनाने का, हाइड्रो पावर बनाने का और इरिगेशन बनाने का इरिगेशन सुविधाओं का बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे 2016 में इनाग्रेट किया गया और इसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप बांध के बारे के तौर पर जाना गया। एक हाईवे बनाया भारत ने जिसको जो जरंज और डेलाराम के बीच में 218 किलोमीटर का हाईवे है। इस हाईवे को भारत ने बनाया। हमें याद होगा कि 2001 तक युद्ध के दौरान अफगानिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका था, ना वहां सड़कें थी, ना वहां एक्सप्रेस वे थे, ना हाईवे थे। तो भारत ने इस 218 किलोमीटर का एक हाईवे बनाया। ये अफगानिस्तान के जिस शहर से जोड़ता था जारंज, वो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर का शहर है, यानी भारत ईरान में भी सक्रिय था और इसे भारत और अफगानिस्तान और ईरान के बीच जो भविष्य की योजनाएं थी उसकी दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इसमें करीब $150 मिलियन का निवेश भारत ने किया था। एक और बड़ा प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में जो भारत ने बनाया था वो अफगानिस्तान का पुराना सातोर पैलेस था, जिसे भारत ने रिनोवेट किया था 2016 में इस पैलेस को प्रधानमंत्री मोदी और अशरफ गनी ने इनाग्रेट किया था। ये एक पुराना प्राचीन महल था, ऐतिहासिक महल, जिस पर भारत ने काफी निवेश किया था। उसका मॉडर्नाइजेशन किया था, जो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों का एक बड़ा प्रतीक था, जो वहां पर नई सरकार आने के बाद बने थे। और कुछ आगा खां ट्रस्ट के साथ भारत की सरकार काम कर रही थी। पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली के बुनियादी ढांचे में भारत का बड़े पैमाने पर निवेश है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 220 किलोवाट की डीसी ट्रांसमिशन लाइन पुलेमा, खुमरी और बागलान के बीच में भारत ने बनाई। ये मैं इन सारी परियोजनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये भारत की हाई स्टेक्स का, अफगानिस्तान में भारत की हाई स्टेक्स का और बहुत गहरे बड़े निवेश का और लंबे निवेश का संकेत था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अफगानिस्तान के अस्पतालों को बनाने में, अफगानिस्तान के चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षित करने में, बच्चों की हेल्थ के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने 400 बसें, 200 मिनी बसें, 105 यूटिलिटी व्हीकल, 250 मिलिट्री व्हीकल अफगान सरकार और आर्मी को दिए। 2 मेजर रूट भारत से खोले गए
अफगानिस्तान के लिए एयर के, एक काबुल और एक हेरात का। आरियाना एयरलाइंस जो अफगानिस्तान बनने के बाद नए सिरे से शुरू हुई थी, उसे भारत की सरकार ने यात्री जहाज गिफ्ट किए। यानी अब जो अफगानिस्तान की पूरी रीबिल्डिंग प्रोसेस देख रहे हैं, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट सामने थे जिसमें कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, जिसमें कि शाहतूत डैम काबुल डिस्ट्रिक्ट में बनना था, जो पीने के पानी के लिए ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट था। तो अगर आप भारत के इस $3 बिलियन के 400 के आसपास प्रोजेक्ट्स का स्टेक देखें, तो शायद साउथ एशिया में किसी भी देश का इतना बड़ा इकोनॉमिक स्टेक, इतना बड़ा आर्थिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर नहीं था उसके पड़ोसी देशों का भी, ईरान या सऊदी अरब या बाकी जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनका भी इतना बड़ा दखल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को के पुनर्निर्माण करने में, उसे रीबिल्ड करने में नहीं था। भारत के करीब करीब, जहां तक मुझे आखिरी जानकारी पता है, 300 से ज्यादा इंजीनियर्स लगे थे अफगानिस्तान में सड़कें बनाने में। अब ये सारा का सारा निवेश, ये सारे प्रोजेक्ट अधर में हैं। कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ पूरे हो रहे हैं, कुछ में भारत की एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, और इसलिए वहां भारत के लोगों के लिए जोखिम और खतरा काफी बड़ा है। ये भारत और अफगानिस्तान के आर्थिक रिश्तों की बात है। और आखिरी एक बात और इसमें जोड़ना जरूरी है, फिर हम आपके अगले सवाल पे चलते हैं, कि सिर्फ यही नहीं कि भारत ने अफगानिस्तान में निवेश किया। जो ताजे आंकड़े हमको बायलैटरल ट्रेड के मिलते हैं, अफगानिस्तान और भारत के बीच में द्विपक्षीय ट्रेड के जो तरफा ट्रेड के आंकड़े मिलते हैं 2019-20 में भारत और अफगानिस्तान का जो बायलैटरल ट्रेड था, मतलब पिछले साल जो बायलैटरल ट्रेड था, वो $1.3 बिलियन, $1.3 अरब डॉलर के आसपास था। और भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान को कई तरीके के साजो सामान एक्सपोर्ट किए थे, और इसमें से कुछ सामान बाद में पाकिस्तान होते हुए भी भारत के रास्ते भारत आते थे। खासतौर पर ये जो दो एयर कॉरिडोर खोले गए थे, जिनका हमने जिक्र किया, हेरात और काबुल का, इसके अलावा चाबहार से, जो कि अफगानिस्तान ईरान सीमा का पोर्ट है, वहां से जो भारत के लिए ट्रेड शुरू हुआ था, वो भी इस पूरे स्ट्रेटेजी का, इस पूरे निवेश का हिस्सा था। अंशुमन जी, जैसा आपने बताया, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि केवल स्टेक्स ही हाई नहीं थे 3 बिलियन के, बल्कि उसका वितान, उसका स्पेक्ट्रम भी बहुत बड़ा था। चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो डैम हो, शायद ही कोई ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़ी कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर का कीवर्ड बच गया होगा आपके पूरा जो आपने विस्तार पूर्वक बताया। भारत अपने पड़ोसी मुल्कों में, चाहे वो छोटे मोटे मुल्क हो, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता आ रहा है। लेकिन जो अफगानिस्तान की जो अस्थिरता है, अभी तो खैर बहुत बड़ी अस्थिरता है, लेकिन ये अस्थिरता कोई नई नहीं है, तो पहले से ही थी। तो भारत को क्या उम्मीद थी, क्या मिला, या भारत ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया? ये भी एक सवाल मेरे मन में ये महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल काफी उलझा हुआ। ये पहली है क्योंकि तालिबान को धकेला गया था। तालिबान खत्म नहीं हुआ था पिछले 20 साल में। तालिबान लगातार इस कोशिश में था कि वो अफगानिस्तान की सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद भी भारत ने अपने स्टेक्स इतने बड़े क्यों किए? भारत ने इतना निवेश अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में क्यों किया? इसके दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इसीलिए अफगानिस्तान की इस पूरी क्राइसिस से, या वहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका को, वाशिंगटन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस क्राइसिस से रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस क्राइसिस में चाइना एक अलग एंगल है, जिस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे, कभी किसी समय चर्चा करेंगे कि चीन के स्टेक्स इस एरिया में क्या है। पर भारत को बड़ा फर्क पड़ रहा है, सबसे बड़ा फर्क भारत को पड़ रहा है, क्योंकि एक तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले भी समय में काफी गहरे रहे। अफगान नेता भारत में रहते रहे हैं, और भारत के अफगानिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक भी हैं, और आधुनिक और पिछले 50 सालों में, 60 सालों में भी हैं। पर अब तो ये रिश्ते काफी गंभीर थे और काफी गहरे थे, क्योंकि तालिबान के जाने के बाद भारत ने दो वजहों से अफगानिस्तान में अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतनी बढ़ाई थी। ये सारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इनका आपने जिक्र किया कि बिजली भी बना रहे हैं, सड़क भी बना रहे हैं, महल भी बना रहे हैं, पुरातत्व का भी काम कर रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, बसें भी चला रहे हैं, एयरलाइंस को भी मदद दे रहे हैं, आर्मी को भी मदद दे रहे हैं। लाइक कि अफगानिस्तान को भारत ने बड़े पैमाने पर उसी तरह डेवलप करने की कोशिश की थी जैसे कि कोई एक रेवेज्ड कंट्री को डेवलप किया जाता है। इसकी दो बड़ी वजह थी। कूटनीतिक वजहों पर काफी चर्चा हो रही है। कूटनीतिक वजह यह थी कि भारत किसी भी स्थिति में नहीं चाहता था कि तालिबान सत्ता में वापस लौटे, क्योंकि तालिबान का आने का मतलब था कि वो जो पूरा रेडिकल इस्लामिज्म है, जो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से तक होते हुए भारत को के लिए बड़ा खतरा और चुनौती है, उसे वहां खत्म किया जा सके। क्योंकि तालिबान का हटने का मतलब है कि एक बड़ा आतंकवादी और रेडिकल सोच का जो
पॉलिटिकल पावर है वो खत्म हो जाएगी, जिसका फायदा पूरे साउथ एशिया में पीस के तौर पर या शांति के तौर पर मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। चूंकि अफगानिस्तान की अस्थिरता में पाकिस्तान का इंटरेस्ट था, तो कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए जरूरी था कि वो अफगानिस्तान को बिल्ड करने में पाकिस्तान से कहीं आगे ज्यादा खड़ा हो। और पाकिस्तान के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। पाकिस्तान तो चाइना के रिसोर्सेज पे रन करता है। पूरा सीपैक एक तरीके से पाकिस्तान को चाइना की कॉलोनी में बदल देता है। जो तो इसलिए भी अफगानिस्तान में जो निवेश की संभावनाएं थी वो भारत से ज्यादा थी। पहली चीज तो ये कूटनीतिक हिस्सा है जिसमें बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारा शोध उपलब्ध है, ये स्पष्ट है। पर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी जिसकी वजह से अफगानिस्तान में भारत का निवेश था, वो आर्थिक रूप से बहुत रणनीतिक निवेश था। अफगानिस्तान दुनिया के उन कम इलाकों में से है दर्पण जहां के मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में लंबा समय क्राइसिस का रहा है, युद्ध का रहा है। अफगानिस्तान में गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, क्रोमाइट, लिथियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत रिच है मिनरली। वो जिस भौगोलिक परिस्थिति में, जिस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, वहां पर ऐतिहासिक तौर पर भारत के प्राचीन इतिहास में भी जो अफगानिस्तान से संबंध थे, उसमें उन चीजों का ट्रेड अफगानिस्तान से भारत में होता था जिनका जिक्र इतिहास के काफी संदर्भों में मिलता है, काफी खास तौर पर जेम स्टोन्स का, क्योंकि जेम स्टोन्स का बड़ा हिस्सा भारत का अफगानिस्तान से आता था। तो यूनाइटेड स्टेट की जो जियोलॉजिकल सर्वे है, जिसको हम यूएसजीएस कहते हैं, उसने एक डिटेल रिसर्च की थी 2001 के बाद, जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सक्रियता बढ़ी, और उन्होंने जानने की कोशिश की थी कि अफगानिस्तान का मिनरल रिचनेस या मिनरल ट्रेजर या उनका मिनरल बेस कितना है। तो उन्होंने पाया था कि अफगानिस्तान में करीब करीब 60 मिलियन मीट्रिक टन का कॉपर रिजर्व है। करीब करीब 2.2 बिलियन टन का आयरन और रिजर्व है। 1.4 मिलियन टन का रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको लेकर दुनिया में सबसे बड़ा हिस्सा चीन के पास है। और रेयर अर्थ जो है वो सेमीकंडक्टर और बहुत सारे हाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने का रॉ मटेरियल है, जिसके मामले में अफगानिस्तान में उसे मिलने की काफी बड़े संभावनाएं थी। इसके अलावा क्रेमियम, नियोडाइनियम, जिंक, मरकरी, लिथियम, ये सारे, यानी जो भविष्य के विकास के लिए जिन नए मिनरल्स की जरूरत है, लिथियम की जरूरत है बैटरी बनाने में, रेयर अर्थ की जरूरत है आपको नए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने में, इनके लिए इनका बड़ा स्रोत, बड़ा रिजर्व अफगानिस्तान की जमीन के नीचे बना हुआ है। इस एनालिसिस ने पाया था कि गजनी प्रोविंस में जो यूएसजीएस की एनालिसिस थी, जो आमतौर पर चर्चा में नहीं आई, पर जो लोग अफगानिस्तान के इकोनॉमिक संभावनाओं पे रिसर्च करते हैं, उन्हें पता है कि गजनी प्रोविंस में लिथियम का इतना बड़ा भंडार है जो बोलीविया के बराबर है। और लिथियम भविष्य का मिनरल है, जिसके बेस पर आप आगे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और नए तरीके के ऊर्जा स्रोतों की बात कर रहे हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत का स्ट्रेटेजिक निवेश सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि साउथ एशिया में रेडिकलाइजेशन को रोकने में भारत का फोकस था कि अगर अफगानिस्तान में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार रहेगी तो तालिबान की जो कट्टरता है उस पर नियंत्रण किया जा सकेगा और उसका असर भारत तक रोका जा सकेगा, बल्कि इसके साथ अफगानिस्तान की आर्थिक समृद्धि में हिस्सा लेकर भारत वहां अपने भविष्य के आर्थिक हित और आर्थिक निवेश को सुरक्षित करना चाहता था। और इसीलिए अफगानिस्तान में जब अब ये दोबारा एक केओस, एक अराजकता, एक एनार्की आई है, तो हमें फिर ये रिस्क दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान के उन मिनरल्स के लिए दुनिया में एक दूसरे तरीके की होड़ शुरू होगी, और जिसमें बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स के या बहुत सारे दुनिया के देशों के रुचि लेने का खतरा है। तो भारत की कोशिश ये थी कि अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में इतना निवेश किया जाए कि बाद में अफगानिस्तान एक बड़ा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनर बनकर भारत के भविष्य के लिए और अफगानिस्तान के भविष्य के लिए उभरे। और इसलिए भारत को इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए और है भी। अंशुमन जी, जो भी हमारे पड़ोसी देश में चल रहा है उससे जुड़े हुए कई सवाल हैं, इसको विस्तार पूर्वक हम और भी लेंगे, लेकिन चूंकि अभी समय अभाव है तो तीसरा और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आर्थिक मोर्चे पर भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए या क्या होगा अफगानिस्तान को लेकर? दर्पण, अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल अस्वाभाविक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मार्च तक तो वहां इस बात की संभावना बन रही थी कि तालिबान को सरकार में शामिल किया जाएगा, चुनाव जल्दी करा लिए जाएंगे, यहां तक की चर्चा थी। और भारत का लास्ट एंगेजमेंट
गनी की सरकार से मार्च अप्रैल में ही हुआ था मतलब जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी। तो ये तो परिस्थिति बिल्कुल अप्रत्याशित है, इसकी संभावना भी नहीं थी। तो भारत के पास अभी तत्काल तो बहुत कुछ करने के लिए नहीं है कि ये परिस्थिति कैसे अनफोल्ड होती है, तालिबान की नई सरकार कैसी होती है, क्या वो उतनी ही कट्टर है जैसे पहले होती है, और वो सरकार कैसे काम करेगी। बाकी दुनिया के देश जिनके अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरेस्ट थे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, जैसे अमेरिका या रशिया, वो अफगानिस्तान के अचानक हाथ से बिखर जाने और तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई सक्रियता दिखाएंगे, इस सारी चीजों पर बहुत कुछ भारत का रुख निर्भर होगा। भारत अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर था, मिलिट्री स्ट्रेटजी इन्वेस्टर नहीं था। तो अब तो बात पहले वापस घूम के वही पुनर्मुष्कोभव वाली स्थिति पर आ गई है कि हम 2001 से पहले पुनर्मुष्कोभव अफगानिस्तान में हो गया, तो हम वहां वापस आ गए जहां फिर मिलिट्री स्ट्रेटजीज, उन मिलिट्री स्ट्रेटजीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इस पर होगा। तो भारत के लिए बड़ा शॉकिंग है ये कि एक ऐसा देश जिसे भारत ने अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की थी, वहां ये सारा घटनाक्रम हुआ और भारत इसे रोक पाने में, इसे संभाल पाने में बहुत कुछ बड़ी भूमिका नहीं निभा पाया और अचानक चीजें हाथ से फिसल गई। तो अभी तो कुछ कहना मुश्किल है दर्पण, क्योंकि ये सब जो प्रोजेक्ट थे तो पीस टाइम प्रोजेक्ट्स थे जी, ये तो शांति के दौर का निवेश है कि आप बांध बनाइए और पुल बनाइए और सड़क बनाइए। जब वहां क्यास है, एनार्की है, खौफ है तो अब वहां आर्थिक निवेश की संभावनाएं कितनी दिखाई देंगी और भविष्य क्या होगा अफगानिस्तान का, जो 20 साल में अफगानिस्तान ने गेन किया, एक देश के तौर पर अपने को बिल्ड करना शुरू किया, वो कितना बचा रह पाएगा। ये सारी चीजें अभी तो भविष्य के गर्भ में ही है, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, भारत के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की दृष्टि से तालिबान का लौटना आने वाले समय में काफी बड़ी समस्या भी बनेगा और चुनौती भी बनेगा। लेकिन अभी सिर्फ इंतजार करने के अलावा भारत के कूटनीतिक लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि तालिबान के आने से भारत के लिए कम से कम आर्थिक मोर्चे पर तो एक बड़ी समस्या आ सकती है। अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन और उससे जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।